हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। और हमारी भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति का आज जो है नव वर्ष कल आने वाला है। तो आज वर्तमान वर्ष का अंतिम दिन है, अर्थात वर्तमान जो आपके देखिए, यदि हम शक संवत की बात करें तो 1945 का आज विदाई का दिन है। और कल का जो सुबह होगा वह शक संवत 1946, जिसे भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे राष्ट्रीय पंचांग, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कल से जो शुरू हो जाएगी 1946। और यदि हम भारतीय धर्म संस्कृति की बात करें तो ये विक्रम संवत आज 2080 अपना अंतिम दिन है। कल का जो सूर्योदय होगा वह 2081, अर्थात हमारा नव वर्ष की शुरुआत कल है। तो आज जाने वाले वर्ष का आज अंतिम दिन है। उद्देश्य यहाँ ये होता है, क्योंकि न तो होली को मनाया जाता है पहला दिन के रूप में, लेकिन भारत में धार्मिक रूप से कोई भी कार्य शुक्ल पक्ष से शुरू की जाती है। तो आज आपको पता है कि आपका सोमवती अमावस्या है। तो कल का जो सुबह होगा वो नए वर्ष का सुबह होगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्ष हम लोगों के जीवन में खुशी, उत्साह, उमंग लेकर आए। अब देखिए, नव वर्ष जो मनाते हैं, भारतीय परंपरा, हर देश की जो नव वर्ष है वह प्राकृतिक आधार पर, प्रकृति से, अभी देखिए आपके पीपल के पेड़ से लेकर, आम के पेड़ से लेकर शीशम, जितने भी हम लोग के वातावरण में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, देखिए हर वन के पत्ते, पुराने पत्ते को गिरा चुका है, वो नए पत्ते के साथ, नए कलेवर के साथ देखिए आपके सामने मौजूद है। गुलाब से लेकर अन्य फूलों में देखिए अभी बहार आ चुकी है। आम के मंजर पर दाना आ चुका होगा, उसकी खुशबू से पूरा वातावरण, गेहूं से लेकर रबी फसल का लगभग किसानों के घर तक आ चुका है, अर्थात खरीफ, रबी, तो पूरे फसल चक्र किसान के घर तक पहुंच चुका है। और वातावरण में पूरे नए कलेवर हैं, पुराने पत्ते को गिराकर। तो प्रकृति में जहां चेंजिंग होता है वहां से नव वर्ष मनाया जाता है। लेकिन चलिए, हम लोग तो अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों की उद्देश्य यही था कि भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए, और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब रहा भी। और आज भी उनके द्वारा जो पढ़ाई लिखाई, अंग्रेजों की मानसिकता के जो व्यक्ति हैं, आज भी हमारी अपनी कल्चर का विरोध करते। तो हर देश की सभ्यता और हर देश की संस्कृति, वो उसकी पहचान होती है। आज हम अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं। उसकी चर्चा फिर यदि कभी हुआ तो करेंगे। तो भारत पर तुर्क और अरब आक्रमण आज का शीर्षक है। और विद्यार्थीगण, यदि आपको लगता है कि मैं इसके कश्यप आपको टू डी पॉइंट, तार्किक, अर्थात लॉजिकल, पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ आप में एबिलिटी, एफिशिएंसी को बढ़ाने में यदि सहयोग देता हूं, कार्य क्षमता, कार्य दक्षता में यदि मेरे वीडियो के माध्यम से यदि आपको लगता है कुछ वृद्धि होती है, यदि वृद्धि होती है, तो मैं अपने उद्देश्य में सफलता की ओर आगे बढ़ रहा हूं। अन्यथा आप अपने कमेंट के माध्यम से विचार रखेंगे। और यदि सफलता के मार्ग की ओर बढ़ाने में आपको सहयोग देता हूं तो लाइक करना आप उसका ना भूलेंगे। साथ ही सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो जो भी होता है वो सब आप जरूर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत पर तुर्क और अरब आक्रमण। इससे पहले अरब शब्द होना चाहिए। भारत पर पहला जो अरब आक्रमण हुआ है, इसको सुधारते हैं। भारत पर पहले जो है भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण, आज का शीर्षक यही। भारत पर प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो अल हज्जाज, अरब का शासक अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद, भारत पर पहला मुस्लिम, पहला अरब और पहला मुस्लिम दोनों कह सकते हैं, पहला अरब और पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब का शासक अल हज्जाज, अरब का शासक अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध का शासक राजा दाहिर के राज पर किया गया। क्यों किया गया, इस पर विद्वानों में मत विभिन्नता है। ऐसा माना जाता है कि अरब सभ्यता, अरब संस्कृति मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद लगभग 90 वर्ष में पूरे अरब क्षेत्र में हम इस्लामिक सभ्यता का प्रसार देखते हैं। तो अरब सभ्यता का, इस्लामिक सभ्यता का प्रसार करना एक उद्देश्य है। दूसरा माना जाता है कि अरब का व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे। सिंध नदी जलमार्ग में डाकुओं के द्वारा उसके अरब व्यापारियों को लूट लिया गया था।
लूटपाट की गई थी। जैसे आप देखते हैं सोमालिया के डाकू हिंद महासागर के क्षेत्र में लूटपाट करते हैं, तो सिंध नदी जल मार्ग में लूटपाट किया गया। अरब का शासक अल हज्जाज ने सिंध का शासक राजा दाहिर को इसके लिए हरजाना की मांग किया। इसने हरजाना देने से इनकार किया तो दंडित करने के उद्देश्य से आक्रमण किया गया। तो राजा दाहिर ने अल हज्जाज के देश के अर्थात अरब देश के व्यापारियों के लूट के बदले में हरजाना नहीं देने से हरजाना नहीं दिया या हरजाना देने से इनकार कर दिया तो दंडित करने के लिए आक्रमण किया गया। लेकिन यह आक्रमण अस्थायी हुआ, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद था, तो उसकी हत्या इस्लाम धर्म में इस्लाम धर्म में पहले बगदाद का खलीफा हुआ करता था। खलीफा सबसे प्रधान व्यक्ति होता था। तो खलीफा के दरबार में अल हज्जाज के सामने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई। इसलिए यह विजय अस्थायी सिद्ध हुआ। इस विजय के बारे में जानकारी मिलती है अली अहमद के द्वारा लिखा गया पुस्तक चचनामा। यहाँ प्रश्न क्या आता है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब का शासक अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। किस पर किया गया? सिंध का शासक राजा दाहिर के विरुद्ध किया गया। इस विजय की जानकारी किससे मिलती है? तो अली अहमद की पुस्तक चचनामा से मिलती है। अब आइए, ये था अरब आक्रमण। उसके बाद भारत पर जितने भी अरब आक्रमण हुए, सभी अरब आक्रमण को गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक अपने कुल भगवान राम का भाई लक्ष्मण का वंशज, प्रतिहार मतलब रक्षक, द्वारपाल होता है। यह भारत के रक्षक, अरब आक्रमण से भारत से रक्षक के रूप में अपने आप को सिद्ध किया है। और ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने 90 बार अरब आक्रमण को असफल किया। अब संख्या चाहे जो भी हो, अरब यात्री सुलेमान और अल मसूदी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि प्रतिहार शासक अरब आक्रमण से भारत के रक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। उसके पश्चात जितने आक्रमण हुए, अरब आक्रमण, सभी आक्रमण को असफल कर दिया गया। उसके बाद भारत पर तुर्क मतलब कोई तुर्की देश का नहीं, तुर्क एक मुसलमान का एक जाति है। तो तुर्क जाति के द्वारा 986 ईस्वी में सुबक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया। तब जो है हिंदू शाही वंश का शासक राजा जयपाल हिंदू शाही वंश का सबसे प्रभावी, सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसका राज सरहिंद से लमगान, जलालाबाद पाकिस्तान, कश्मीर से मुल्तान, अर्थात कह सकते हैं कि वर्तमान जो है पूरे बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर इसका राज हुआ करता था। तो सुबक्तगीन और जयपाल की युद्ध हुआ। इसमें कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई, राजा जयपाल लगभग विजय की ओर था, लेकिन उसी समय आकस्मिक रूप से अरब के उस मरुस्थल में इतना भयंकर आंधी तूफान आया और उसकी दिशा जो है जयपाल के सेना के विरुद्ध थी, विपरीत थी, जिसके कारण जयपाल की सेना तितर बितर हो गई और आकस्मिक रूप से युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में सुबक्तगीन। उसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत पर अगला जो तुर्क आक्रमण है, सुबक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी, जो 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया। जैसे बाद में भारत में पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, जहाँ सभी शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं, ये पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया। कहा जाता है कि इसने प्रतिज्ञा किया था कि मैं प्रत्येक वर्ष मूर्ति पूजक हिंदुओं का देश भारत पर आक्रमण करेंगे। इसका आक्रमण का उद्देश्य था धन की प्राप्ति, ताकि भारत जैसे धनी देश का धन को प्राप्त करके गजनी को दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे भव्य नगर के रूप में स्थापित किया जाए। और दूसरा था इस्लामिक सभ्यता और संस्कृति का प्रसार करना, हिंदू धर्म पर इस्लामिक सभ्यता की श्रेष्ठता को कायम करना। इसलिए यह अपने साथ विद्वानों की फौज को लेकर चलता था। यह जो इसके साथ इतिहासकार उत्तबी, जिसने किताबुल यामनी नामक पुस्तक लिखा, बैहाकी जिसने तारीख ए सुबक्तगीन नामक पुस्तक लिखा, अल बरूनी
जो पहला अरब का विद्वान था, यह तो अब मध्य एशिया, ये उज्बेकिस्तान का नागरिक था, पहला अरब था जिसे संस्कृत का भी अच्छी खासी ज्ञान थी। तो इसने अलबरू ने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद और फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखा। ये विद्वानों को फौज लेकर भारत आता था ताकि इसके द्वारा किया गया कार्य, इस्लाम सभ्यता के विकास के लिए किया गया कार्य, हिंदू सभ्यता को समाप्त करने के लिए किया गया कार्य को लिखित तौर पर तैयार किया जा सके कि आने वाला पीढ़ी उसे इस्लाम धर्म के महान प्रणेता के रूप में याद कर सके। भारत के हर आक्रमण में जहां भी गया उसने मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को नष्ट किया, इसलिए इतिहास के पन्नों पर उसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक, बुत सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। 1000 ईस्वी में उसने पहला आक्रमण किसी खास क्षेत्र पर तो नहीं कर सकते, जो सीमावर्ती अर्थात अफगान, जो गजनी का शासक था, जो भारत की जो सीमा मिलती थी और वर्तमान बलूचिस्तान पंजाब का जो सीमा प्रांत था, उस सीमा प्रांत पर उसने लूटपाट किया, आक्रमण किया। पहला विधिवत तौर पर जो उसका आक्रमण हुआ 1001 ईस्वी में, हिंदू शाही वंश का शासक यहाँ एक बार फिर से जयपाल के विरुद्ध हुआ। जयपाल जो 964 से 1001 ईस्वी तक शासन किया। जयपाल महमूद गजनबी का पिता शुबकदीन के साथ भी संघर्ष कर चुका था और एक बार पुनः इसे महमूद गजनबी के साथ संघर्ष करना पड़ा। यह पराजित हुआ और पराजय के फलस्वरूप इसका स्वाभिमान जवाब दे दिया और यह सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर दी। हिंदू शाही वंश की राजधानी उद्भांडपुर हुआ करता था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हिंदू शाही वंश का शासक राजा जयपाल की राजधानी थी उद्भांडपुर, जिसका राज मैंने पहले बतलाया सरहिंद से लेकर के लमगान अर्थात जलालाबाद पाकिस्तान और कश्मीर से लेकर मुल्तान तक इसका राज का विस्तार हुआ करता था। तो हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, ये 3 शासक हुए जो लगातार महमूद गजनबी से संघर्ष किए। अलग बात है कि तीनों को पराजय का ही सामना करना पड़ा। तो इसने हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल को पराजित किया। जयपाल आत्महत्या कर लिया। 1006 ईस्वी में इसने वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान पर आक्रमण किया। 1008 ईस्वी में इसने एक बार पुनः हिंदू शाही वंश का शासक राजा आनंदपाल को पराजित किया। 1009 ईस्वी में नागरकोट अर्थात हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को काफी हद तक नष्ट किया, इसे नुकसान पहुंचाया। 1014 हरियाणा के थानेश्वर पर आक्रमण करके वहां कई मंदिरों को तोड़ा। 1018 मथुरा के अनेक मंदिर को तोड़ करके उसने प्रचुर मात्रा में धन संपदा को प्राप्त किया। उसके पहले 1017 में कन्नौज का शासक राजा राजपाल पर आक्रमण किया। राजपाल भारतीय इतिहास का ये पहला राजा था जो बिना युद्ध किए मैदान छोड़कर भाग गया। महमूद गजनबी से भयभीत होकर बाद में चंदेल शासक विद्याधर के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने राजपूती शान के खिलाफ इसे माना और राजा जयपाल की हत्या कर दिया। राजा राजपाल की हत्या कर दिया। उसके पश्चात 1019 में कालिंजर पर इसने आक्रमण किया और सबसे महत्वपूर्ण इसका ये 16वां आक्रमण था जो सोमनाथ पर किया गया। गुजरात का अनहिलवाड़ पाटन उसकी राजधानी हुआ करता था। उस वक्त वहां का शासक था भीम प्रथम। शासक कौन था? भीम प्रथम। अब संयोग ऐसा था कि भीम प्रथम कहीं युद्ध के लिए राजधानी से दूर था। उसी समय महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ। महमूद गजनबी को सोमनाथ का मंदिर जो विज्ञान कला का भी एक चमत्कार था, भगवान शिव की मूर्ति बिना आधार या बिना स्तंभ का हवा में अस्थिर था। महमूद गजनबी को समझ नहीं आया और अंततः उसने मंदिर का शिखर को तोड़ा तो मूर्ति नीचे गिरा और मूर्ति नीचे गिरने के पश्चात उस मूर्ति को तोड़कर उसने गजनी, मक्का और मदीना के सिर ही पर उसे चुनवा दिया ताकि जो भी मुसलमान नमाज पढ़ने जाएं मूर्ति को पैर से कुचलते हुए मस्जिद में प्रवेश करें। इस मंदिर से इतना से धन संपदा प्राप्त हुआ। इतिहास का उत्तरी लिखता है कि इसे लगभग 22 लाख दिनार, दिनार सोना का सिक्का कहते हैं, तो 22 लाख दिनार, एक दिनार लगभग 11.78 ग्राम का, लगभग 12 ग्राम सोना का होता, सोना का दिनार था, तो सोना का सिक्का था, तो 22 लाख स्वर्ण मुद्रा के बराबर संपत्ति इसे प्राप्त होती है। और भीम प्रथम
महमूद गजनबी से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए लौटा, लेकिन तब तक विलंब हो चुका था। जिस रास्ते से महमूद गजनबी वापस लौटता, उस रास्ते पर अपनी सैनिक ठिकाना को डेरा डाला कि लौटते वक्त उस पर आक्रमण करेंगे, लेकिन महमूद गजनबी दुर्गम मार्ग से राजस्थान होते हुए मरुस्थलीय मार्ग से वापस लौट गया। ये दोनों के बीच युद्ध की नौबत आई नहीं, लेकिन लौटने के क्रम में जाट ने सोमनाथ मंदिर के बहुत सारे लूटे हुए धन को लूट लिया था। इसलिए महमूद गजनबी का 17वां और अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण आपके सामने। महमूद गजनबी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये कुछ महत्वपूर्ण 17 आक्रमण में 11 आक्रमण को आपके सामने रख दिया गया। महमूद गजनबी को इतिहास में बुत सिकन के नाम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत को जीतने में अरब, तुर्क या ये ईसाई अर्थात अंग्रेज तभी सफल हुए जब हमने उसको साथ दिया। सदैव जो है भारतीय ये अरब की सेना में या तुर्क की सेना में भारतीय सैनिक जो है, भारतीय लोग बिकाऊ बड़े आसानी से उसकी सेना में भर्ती हो जाया करते थे। यहाँ तक कि महमूद गजनबी के साथ जब गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, उस वक्त भी 2 हिंदू, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 हिंदू उस आक्रमण में उसके सेनानायक के रूप में साथ थे। महमूद गजनबी के साथ 2 हिंदू उसके सेनानायक के रूप में, एक का नाम था सेवंत राय, एक का नाम था सेवंत राय और एक का नाम था तिलक। ये 2 हिंदू भी थे जो महमूद गजनबी के साथ उसकी सेनानायक, उसके महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। और सोमनाथ के मंदिर में इन लोगों का भी सहयोग प्राप्त था उस लूट में। तो हम लोगों ने सदैव जो है बिकाऊ के रूप में काम किए और अपने को ही लगातार नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते रहे, प्रयास करते रहे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण, इसी तुर्क आक्रमण में अगला जो तुर्क आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद गौरी था। और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पश्चात ही भारत पर इस्लामिक सभ्यता, इस्लामिक संस्कृति, इस्लामिक राज की सत्ता का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसकी चर्चा हम लोग अगले किसी वीडियो में करेंगे। आज हम लोग देखा कि किस प्रकार से भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण हुए और सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिर को महमूद गजनबी ने नुकसान पहुंचाया। महमूद गजनबी विश्व का पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। इसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहते हैं। या अपने साथ विद्वानों की फौज लेकर चला, अर्थात भारत में इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत महमूद गजनबी के द्वारा ही किया गया। तो विद्यार्थीगण, चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो रोचक, परीक्षा उपयोगी, कई प्रश्नों को हल करने में आपको सक्षम समर्थ बनाया होगा। यदि वीडियो बेहतर लगा हो, लेक्चर बेहतर लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।